हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड का भूगोल है। भूगोल का पहला चैप्टर है। उसी पहला चैप्टर का हम 51 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम 51 ऑब्जेक्टिव को बहुत ईजी तरीके से आपको समझाएंगे। और आप लोग जो अगर पहले चैप्टर पढ़ लिए हुए हैं तो आपको जो भी चीज़ याद होंगे वो चीज़ भी इसमें रखे हुए हैं। अगर आपको याद है, कुछ चीज़ें आप बढ़ाना चाहते हैं नॉलेज को, तो आप जो है इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। आप गेस कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। जैसे पहला नंबर ये क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि जो है निम्नीकरण होता है, वो निम्नीकरण का मुख्य जो है क्या कारण हो सकता है। ये गहन खेती, वनोन्मूलन और अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को आप जो है दिमाग में सोच रखिए या नीचे कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर हम आपको जस्ट बताएंगे। इसका आंसर आपको होगा अति पशुचारण। अति यानी कि अति मतलब होता है एक तरीके से अत्यधिक यानी कि ज़्यादा होना। तो ज़्यादा पशुचारण होगा तो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण होने लगता है। फसल को चर गया, इससे निम्नीकरण हो गया। तो अति पशुचारण जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन को हम अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया हुआ है। कौन से ऐसे खनिज है जिसको उद्योग की और जननी माना जाता है। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज है। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज में से कौन से ऐसे खनिज है जिसे उद्योगों की जननी, उद्योग की जननी माना जाता है। तो उद्योग की जननी किसे माना जाता है? लोहा को। क्योंकि इस धरती में यानी दुनिया में सबसे पहले जो पदार्थ मिला था यानी खनिज मिला था वो लोहा था। लेकिन जब लोहा मिला था तो अभी जो हीरा का वैल्यू है उस तरीके से लोहा का वैल्यू था। क्योंकि लोहा के बाद जो है आपको तांबा मिला, सोना मिला, चांदी मिला, सोना मिला, हीरा मिला। तो अभी हीरा सबसे ज़्यादा कीमती है। लेकिन जिस समय पुराने युग में सबसे पहले जो मिला था वो मिला था खनिज में लोहा, है ना। और लोहा ही जो है अभी के वैल्यू के रूप में था। तो आप समझ सकते हैं कि लोहा जो है उसे उद्योगों की जननी माना जाता है। और आजकल बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग हो, पुल हो, हर जगह पर आपको लोहा ही यूज होता है। लोहा एक बड़ा रोल निभाता है हमारे इन्वायरमेंट को सुधारने में। इन्वायरमेंट को सुधारने मतलब इन्वायरमेंट को एक अच्छा वे में दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल करता है। तो उद्योग की जननी किसे कहते हैं? लोहा को। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मेढक जब प्रजनन करता है यानी कि आगे बढ़ता है, बच्चा जन्म देता है, उसको नष्ट करने वाला रसायन का नाम पूछ रहा कौन है। बेंजीन होता है, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। यहाँ पर बेंजीन होना चाहिए तो बेंजीन लिख दिया है, वेंजीन होता है। तो ये चार आपको रसायन है। चार रसायनों में से कौन सा आंसर सही होने वाला है जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर होने वाला आपको ये एंड्रीन। एंड्रीन जो है एक प्रकार का रसायन है जो मेढक को प्रजनन करने से रोकता है। मेढक को आगे बढ़ने से मतलब उसके प्रजाति को बढ़ने से रोकता है। मेढक जैसे कोई लड़का लड़की शादी किया, बेटा बेटी हुआ, उस तरीके से मेढक जो है वो आगे अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, प्रजनन से इसको रोकता है। वो कौन सा रसायन है? तो एंड्रीन रसायन है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर, मरुस्थलीय मृदा जो था, मृदा है ना, उसका विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। मृदा जो होता है, सॉरी मृदा होता है, मिट्टी जो सब बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं इसका, है ना। तो ये मरुस्थलीय मृदा जो होता है इसका विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। देखिए मरुस्थलीय क्या होता है? मरुस्थलीय का मतलब जहाँ बालू ही बालू है। तो आप इसका अनुमान भी लगा सकते हैं कि राजस्थान क्या है, एक बलुआ जगह है। बलुआ जगह जहाँ पर क्या हुआ था, पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी के नेतृत्व में वो परीक्षण हुआ था जो कहाँ था, राजस्थान के पोखरण जगह में था। तो ये कहाँ पर है? तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान में ही होगा। मरुस्थलीय मृदा जो है, मृदा, वो राजस्थान में ही मिलेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पांचवें नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि है तो किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार। बिहार का मैदानी क्षेत्र होना चाहिए, बिहार का मैदानी क्षेत्र, बीच में स्पेस छूट गया हुआ है तो, और उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि कौन से राज्य में चलता है? सोपानी कृषि आपको बता दें ये उत्तराखंड में चलता है। सोपानी कृषि के बारे में हम आपको डिटेल्स में एक अलग से वीडियो बना देंगे और उसमें हम आपको समझाएंगे, क्योंकि सोपानी कृषि के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव और भी ज़्यादा पूछते हैं। सोपानी कृषि कहाँ पर होता है? तो ये उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में जैसे कि जैसे पहाड़ी है तो पहाड़ को काट करके फिर उधर करेगा, फिर उधर करेगा, तो उस तरीके की कृषि को सोपानी कृषि बोलते हैं। जहाँ पर भी पहाड़ी वाला एरिया होगा तो ये पहाड़ है, फिर उधर पहाड़ है, फिर उधर पहाड़ है, उसको सोपानी कृषि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है छठा,
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला आप जानते हैं कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। नवीकरणीय और नवीकरणीय, जैव या अजैव। तो देखिए कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कौन सा संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन के रूप में आता है। 7वां नंबर है, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत आप जानते हैं कि भारत यानी इंडिया, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो भारत में जो है 2001 में, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र जो था उसमें वन का विस्तार था? और अभी वन क्या है, 2001 में क्या था उसके बारे में पूछ रहा है। 25%, 19.27%। कितना बचा होगा? 19.27% पड़ेगा। पढ़ने का तरीका गलती है, 19.27 होगा। 20%, 20.60%। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका बी नंबर, भारत में 2001 में टोटल जो वन का विस्तार था वो 19.27% था। 19.27% भारत में 2001 में वन का विस्तार था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? जो प्राणी होती है उसके शरीर में जल की मात्रा निहित रूप होती है। तो इसमें हम 4 ऑप्शन है, 55, 60, 65, 70। इसका आंसर हो जाएगा 65%। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो हो जाएगा 65%। अगला क्वेश्चन है 9वां, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम उजला ग्रह कहते हैं कि नीला ग्रह कहते हैं कि लाल ग्रह कहते हैं कि हरा ग्रह कहते हैं कि? वृहद मतलब होता है कि बड़े क्षेत्र में, बड़े पैमाने पे, तो जल की उपस्थिति के कारण हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? न कहता है पानी है, वाटर है, ब्लू ब्लू एक मूवी है, सॉरी गाना है हनी सिंह का, पानी है ब्लू ब्लू, यानी कि ब्लू मतलब क्या होगा? ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा। तो याद रखिएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? नीला ग्रह बोलेंगे। पृथ्वी को पानी के कारण नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी को पानी ज़्यादा होने के कारण नीला ग्रह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी या मृदा, और रेगुड़ मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो मृदा का मतलब मिट्टी होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसे काली मृदा यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है रेगुड़ मृदा, यानी रेगुड़ मिट्टी भी इसको बोला जाता है। रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा? रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी होता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 क्या कहती है? संविधान की धारा 21 कहती है कि अन्य जीवों तथा प्रकृति तथा होगा प्रकृति संसाधनों के संरक्षण के बारे में कहता है, कि मृदा संरक्षण के बारे में कहता है, कि जल संसाधन संरक्षण के बारे में कहता है, कि खनिज संपदा संरक्षण के बारे में कहता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये आंसर हो जाएगा ए नंबर, अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हो सके। ये संविधान की धारा 21 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने संविधान में ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि संविधान 21 का ये नियम है कि जो भी जीव जंतु धरती पर है और साथ ही साथ प्राकृतिक है, प्रकृति में पेड़ पौधा, ये सब को संसाधनों के संरक्षण हो सके। नहीं होगा तो धरती विनाश हो जाएगा और हम लोग धरती पर नहीं रह पाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से, अति मतलब ज़्यादा जल के दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? कौन सा तत्व है जिसका सकेंद्रण यानी कि बढ़ गया हुआ है? तो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, आर्सेनिक है, लौह है। तो चलिए देखते हैं, लौह मतलब लोहा होना चाहिए, तो पाई अलग हो गया, लौह या लोहा होना चाहिए। सब देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है अति जल दोहन के कारण आर्सेनिक का सकेंद्रण जो है, सकेंद्रण वो ज़्यादातर बढ़ गया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन फैला हुआ है? तो बिहार के, आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे देख रहे होंगे, तो बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका 15, 20, 25, 7 है। इसका आंसर हो जाएगा 7%। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? केवल और केवल 7% यानी 7%। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अभी जो है स्वतंत्रता दिवस आने वाला है 15 अगस्त को। भारत के राष्ट्रीय पर्व में स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये सब गिनती की जाती है।
तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी आप जानते हैं मोर हो जाएगा। क्या होगा? मोर। क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा मोर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? निम्न में से कौन सा ऐसा जानवर है जो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, डेल, कछुआ। घड़ियाल, डॉल्फिन, डेल, कछुआ। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल। ये केवल भारत में ही पाया जाता है और जगह नहीं पाया जाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग जान गए कि घड़ियाल जो है केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है और दूसरी जगह ये नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर फटाफट दे सकते हैं कि कौन कौन से ये ऐसे हैं प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस होता है वो पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। पेट्रोलियम एक प्रकार का खनिज है जो बड़े बड़े मरुस्थलीय क्षेत्र से निकाला जाता है, समुद्र के किनारे किनारे जो है खोज किया जाता है, बड़े बड़े इसके जो है खोज में लगे रहते हैं और जहाँ पर मिल जाता है वहीं पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी गैस जो होता है जो हम खाना बनाने में यूज करते हैं, दोनों एक जगह ही मिलता है। अगर प्राकृतिक गैस मिल गया तो वहीं पर हमारा पेट्रोलियम भी मिलने का पदार्थ होता है। अब ये सब बनता कैसे है? तो हजारों साल जो है होने के बाद कोई लकड़ी हो गया या कोई मरे हुए जीव हो गया, समुद्र के अंदर दब जाने से, मिट्टी से दब जाने के कारण वहाँ पर तैलीय अवस्था में हो जाता है और उसी को साइंटिस्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट सब खोजते रहते हैं और मिल गया तो वहीं पर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों मिलने लगता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऐसे कौन आदमी थे जिसका कथन था कि संसाधन होते नहीं हैं, इसको बनाए जाते हैं यानी बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जिमरमैन। जिमरमैन एक ऐसे व्यक्ति थे जो बोलते थे कि संसाधन होते नहीं हैं, इसको बनाए जाते हैं। संसाधन होते ही नहीं है, इससे सब संसाधन को हम लोग बनते हैं। तो जिमरमैन जो है ये व्यक्ति थे जो बोले हुए थे। जिमरमैन यानी कि जिमरमैन यानी जिम जो है बोलता था कि मैन, याद रखना जिमरमैन। 19वां नंबर क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? देखिए कोयला आप लोग जानते हैं कि 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, है ना। तो 4 प्रकार के कोयला में से कौन सा कोयला जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है? आपको बता दें कि एंथ्रासाइट जो होता है, एंथ्रासाइट होगा, दिया हुआ है, एंथ्रा होता है, एंथ्रासाइट जो होता है वो कोयला सबसे ज़्यादा उच्च क्वालिटी का होता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? यानी भारत के ज़्यादा क्षेत्र जो है, ज़्यादा मतलब मिट्टी जो है किस प्रकार का है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र जो है उस पर किस प्रकार का मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है वो मिट्टी का जो विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जो है तो ये महाराष्ट्र में है। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में अवेलेबल है। महाराष्ट्र में ही ये मतलब ये महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है ना। तो महाराष्ट्र एक प्रकार से राज्य है, राज्य की राजधानी भी है ना। तो ये क्लियर हो गया। अगला 22 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में? तो भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हो सकती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। 4 ऑप्शन है, बताइए फटाफट से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, तो सौर ऊर्जा की व्यवस्था वहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है।
23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम एक प्रकार का खनिज है, तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर उगता है? प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। ये 4 ऑप्शन है। बताइए फटाक से इसके आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक होता है। यूरेनियम महंगा पदार्थ होता है ना, अपने आप में ये महंगा पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में से किसका भंडार सीमित है? निम्न प्राकृतिक संपदाओं में से किसका भंडार सीमित है? कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति, 4 ऑप्शन है। तो इस प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? बताइए किसका भंडार सीमित है? इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला का भंडार सीमित है। एक बार ऐसा हुआ था कि कोयला खत्म हो गया था, तो उत्तर प्रदेश में बहुत जगह पर बिजली खत्म हो गई थी, बिजली मिल नहीं रही थी, तो कोयला से बहुत जगह पर बिजली बनाई जाती है, बहुत जगह पानी से भी बनाई जाती है। तो कोयला जो है इसका एक प्राकृतिक संपदा है जिसका भंडार जो है सीमित है, सब जगह ये हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कहाँ क्या है? सीमेंट उद्योग में जब हम यूज करते हैं, सीमेंट उद्योग करते हैं, तो उसमें उसका उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या हो सकता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। फटाफट इसका आंसर दीजिए, कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है? फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है? चलिए इसका आंसर चूना पत्थर, क्योंकि पहले के जो घर सब बनता था चूना पत्थर से बनता था। जैसे ताजमहल बना हुआ तो उसमें सीमेंट नहीं बना था, तो चूना पत्थर का प्रयोग करते थे। अलग अलग प्रकार के फल ले आकर के उसमें पीस देता था और उसके साथ वो बना देता था। उसी मिक्सिंग से वो सब ताजमहल या बड़े बड़े जैसे दिल्ली का लाल किला है, बड़े बड़े स्टैचू है, वही सब उससे बनता था। तो चूना पत्थर जो है मेन कारण है सीमेंट का, और उस चूना पत्थर के कारण वो ईंटा को साट करके रखता है, मजबूती बना करके रखता है। तो चूना पत्थर अगर सीमेंट में न रखिएगा तो चूना सीमेंट का कोई अस्तित्व भी नहीं बनता है। 26 नंबर, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम जो है बनाया जाता है, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट, कौन से खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऐसी कौन सी खनिज है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट इसका आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने टन मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। फटाफट से आंसर बताइए कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए हमारा जो है 10 किलोग्राम जो है मैग्नीज का उपयोग होता है। यानी 1 टन हमको बनाना है इस्पात, तो उसमें 10 किलोग्राम जो है हम मैग्नीज का उपयोग कर सकते हैं। अगला है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक जो है वो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? मानवकृत, पुनः प्रतियोग, अजैव या चक्रीय। 4 ऑप्शन है। फटाफट इसका आंसर बताइए, आप लोग जानते हैं नीचे कमेंट करिए। इसका आंसर होने वाला मानवकृत। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? मानवकृत। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? कलपक्कम में, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो आप बताइए कि कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले ये तमिल में स्थापित हुआ था, तमिल से शुरू हुआ था, तो तमिल का नाम क्या हो जाएगा? तारापुर। तमिल से रिलेटेड है। और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अभी कुछ देर पहले बताया, महाराष्ट्र, मुंबई, तमिल, ये सब थोड़ा मोड़ा की जाती है, सटले फटले है ना। अब अगला 31 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? कौन से ऐसे राज्य है जिसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, कौन सा बताओ? फटाफट से आंसर बताओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। इसका आंसर होगा असम। राजस्थान में तो बालू है, बिहार में तो कोई खनिज है ये नहीं, तमिलनाडु में हो ये नहीं सकता है ना। तमिलनाडु तमिल में है ना, तो वहाँ पर नहीं है। तो असम जो है, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम की दिसपुर है ना।
अगला क्वेश्चन 32, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम में, और ये 10वें के क्वेश्चन नहीं है बल्कि अलग अलग यूपीएससी, बीपीएससी है ना, बीएड, फलना चिल्ला क्वेश्चन सब जगह पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बीबीआई नहीं है, बहुत ज़्यादा बीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद। फटाफट इसका आंसर दीजिए, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, आप लोग सोच लीजिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। हमने कई सारे एग्जाम दिए, उस सब में लगभग ये क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताबें भी लिखी थी, बहुत सारी किताबें भी थी, है ना। तो वे देश के बांध जो था, उस बांध को वो कहते थे कि भारत का मंदिर है, बांध को ही भारत का मंदिर कहते थे, क्योंकि बांध अगर नहीं रहता तो बांध से पानी जो है टूट नहीं रहेगा तो पानी अंदर आ जाएगा, पूरे गांव को, शहर को तबाह कर देगा, वो उसकी सुरक्षा करता था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जो है देश के बांध को, है ना, जवाहरलाल मंदिर बोलते थे। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वन के संरक्षण के आधार पर एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 संरक्षणी 3 भागों में इसको बांटा गया हुआ है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र जो बना हुआ है उसमें राजनीतिक सीमा जो है कि कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय संपदा है 10.2 किलोमीटर, 15.5, 12.2 या 19.2। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 19.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र जो है राष्ट्रीय संपदा के अंदर में आता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय, जैव, प्रवाह और नवीकरणीय। 4 आंसर है, चारों आंसर सही लग रहा है लेकिन होगा कोई एक ही, इसीलिए एक आंसर आपको सामने दिख रहा है, ये हो जाएगा अनवीकरणीय। लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा वर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है सीमा वर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 150 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर। कितने किलोमीटर यहाँ देना चाहिए, तो एनएम दिया। तो तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा वर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? सीमा वर्जक, तो इसमें देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा 200 नैनोमीटर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संग्रह से, संसाधनों की अनियोजित विदोहन से, या संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सौर्य ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? सौर्य ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा को बोला गया हुआ है तो पुनः पूर्ति योग, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर देख रहा है, मानवकृत। सौर ऊर्जा मानव के द्वारा, कुछ ही देर पहले हम आपको बताए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? बताओ। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। देख राजस्थान में तो ना हो तो पहला, है ना। झारखंड में तो ज़्यादातर करके कोयला के खदान उदान वगैरह है, इसमें भी नहीं होगा। तो गुजरात और जम्मू कश्मीर में से गुजरात में होगा, है ना। जम्मू कश्मीर में बर्फ़े है तो जम्मू कश्मीर होबे नहीं करेगा तो गुजरात हो गया। ठीक है। 40 में, काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होता है? गेहूँ, कपास, चावल, ईख। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या उगता है? गेहूँ, कपास, चावल, ईख में से बताओ। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा कपास उगाता है, और कपास इसीलिए उगाता था, कपासे से जो है अति बनता है, धागा, कपड़ा। और सबसे पहले अंग्रेज आकर के आया था गुजरात के माध्यम से, और वहीं पर सबसे पहले ऐड किया था, उसी को कर करके उसी से वहाँ से अपना वस्त्र बनवाता था,
है ना, लोगों को पीट पीट करके उसके खून से लाल करता था अपने कपड़ा को, और वही एक तरीके से था। तो कपास जो है, काली मृदा जो है उपयोगी है। अगला, दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? दक्कन ट्रेड का निर्माण लावा के प्रवाह से, रेगुर मिट्टी से, प्राचीन जलोढ़ से, इनमें से कोई नहीं। चलो इसका आंसर हो जाएगा लावा के प्रवाह से। दक्कन ट्रेड जो है वह लावा के प्रवाह से निर्माण होने शुरू हुआ था। लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रेड का निर्माण शुरू हुआ था। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? हमारे देश का कुल क्षेत्रफल, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से बताइए। हम जानते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते होंगे उसको मालूम होगा, वो आंसर अपना फटाक से रख भी लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 32.8 करोड़ हेक्टेयर। कई सारे क्वेश्चन में, कई सारे जीके के बुक में या अलग अलग जगहों पर ये दिया रहता है, ये कभी चेंज होने वाला भी नहीं है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि हमारे देश का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया हुआ है? आयु के आधार पर, यानी कि उसका एक उम्र सीमा होता है, तो कितने वर्गों में बांटा गया? 2, 3, 4, 5। इसका हो जाएगा 2। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 वर्गों में बांटा गया हुआ है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? 4 राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो देखिए, लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर हो सकता है बताओ? झील जो है ज़्यादातर करके ये बिहार में है, लक्ष्मी सागर झील। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर है? बिहार में है, गया के तरफ है ना, बिहार में ही झील है, गया के तरफ ज़्यादातर झील मिलता है तुमको। अगला है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? लवणीय यानी लवण ज़्यादा उसमें मिलता है। बुलर झील, डलबट्टा, सांभर, गोविंद सागर। लवणीय का मतलब लवण, नमक, जिसमें ज़्यादातर नमक है, वो जाएगा सांभर, डोसा, ये सब मत समझ लेना, सांभर डोसा। तो लवणीय झील जो जाएगा सांभर हो जाएगा, सांभर झील लवणीय झील कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? बताओ, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, गंगा नदी कहाँ पर है? गंगा नदी बिहार में किस जगह पर बहता है? पटना, याद है ना। तो गंगा नदी जो है गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना है, भागलपुर है, कटिहार है, गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। ना घटेगा घटना, याद रखो, नहीं तो चाटना पड़ेगा ढकना। समझ में आया? पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ाई करो। चलो 47 नंबर, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तापी, तुंगभद्रा। बताओ कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा तापी नदी। तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। चलो देख लेते हैं, गोदावरी सही है, तो गोदावरी ही होगा। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी, है ना। अब अगला क्वेश्चन 49 नंबर, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु होना चाहिए, सिंधु लिख दिया हुआ है, वहाँ पर सिंधु होगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 50, 55, 60, 65। ये हो जाएगा 60 में। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, है ना, 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो उपनाम, जैसे कोई आदमी का एगो नाम रहलक मुनुआ, ओकरा घरे कहलक रे सोनुआ, है ना, चाहे रे मुनमुन, या कोई भी नाम दे देगा, है कि नहीं। कोई आदमी का 2 नाम रहता है, एगो डॉक्यूमेंट में नाम रहता है, आधार कार्ड पर नाम रहता है, एगो गाँव देहात में नाम दे दिलक, है ना, फलनावा चलनावा नाम दे दिलक बिगाड़े के लिए नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सांगपो जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम, दूसरा नाम सांगपो है। यह लास्ट क्वेश्चन है, और फटाफट आप लोग जो चैनल पर नए हैं, अभी तक जो वीडियो देखे, अगर आपको पसंद आ गया, इस तरह की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं शाम के समय, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और इस वीडियो को अपने 10-12 दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि वो लोग भी आए और आप लोग भी उस लोगों के साथ जो है अच्छे नंबर से पास करें। क्योंकि फूल बांटने वालों के हाथ में हमेशा खुशबू रह जाती है, और आप जो है हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचें। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? इसका आंसर बताओ। 9.5, 95.5, 96%, 96.6। 96.6 भाग जो है जल का महासागर में है। और समझ लीजिए कि हम जो है हम लोग 4% भी नहीं यूज कर रहे हैं,
3.4% पानी जो है हम लोग के पीने के योग्य है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ नॉलेज गेन किए होंगे, जो आपको क्लास 10th में मैट्रिक एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। इस तरह के वीडियो आपको हम रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।